नमस्कार, मैं हूँ कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि यह एक प्रैक्टिस सेट के रूप में है। स्वयं का आकलन आपको करना है कि इसमें आपका सही उत्तर कितना होता है। सुगम प्रश्न का संग्रह है, कोशिश होनी चाहिए सभी प्रश्नों का जवाब आप दे देंगे। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न की शुरुआत करने के पहले एक यादगारी आपको कर दूं, एक याद दिला दूं। चैनल पर पहली बार है तो परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जब तक परीक्षा ना होती है, परीक्षा की अवधि देखी जाए तो हो सकती है कि इसकी समयावधि बढ़ सकती है। 3-4 महीने का टाइम मिलने की संभावनाएं ऐसी लगाई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार के विभाग के द्वारा पत्र जारी किया जा रहा है उससे ऐसा स्पष्ट नहीं हो रहा है कि हाल फिलहाल इसकी परीक्षा हो पाएगी। कुछ समय इसमें ज़रूर लगेगी। और यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी करना ना भूलेंगे। पहला प्रश्न है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? हिंदी व्याकरण से यह प्रश्न है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र कहने का अर्थ हो गया, त्रि मतलब हो गया आपका 3, जो कि संख्या को सूचित करता है। त्रिनेत्र 3 नेत्र वाले। तो यह कौन सा समास है? द्विगु समास होगा या द्वंद्व समास होगा, बहुब्रीहि समास, या तो फिर अव्ययी भाव होगा। तो जहाँ पे संख्या की बात आती है, समस्त पद में यदि संख्या की बात आए तो वह निश्चित रूप से द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यानी कि द्विगु समास में समस्त पद, यानी कि जो पद होता है समस्त पद, उसके पूर्व पद संख्यावाचक होती है, यानी संख्या को सूचित करती है, तो उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो निश्चित रूप से त्रिनेत्र, त्रि मतलब 3 हो गया, संख्या को सूचित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 2 वर्णों के मेल को कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, 2 वर्ण का मेल हुआ है, जैसे ओ जोड़ आ बराबर आ हो जाता है, तो यह वर्ण का मेल है। तो वर्ण के मेल में हमेशा संधि सूचित होती है, और पदों का मेल जब हो तो उससे समास सूचित होता है। तो आपका राइट आंसर 2 वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी का यदि हम लोग संधि विच्छेद करें तो विद्या जोड़ अर्थी। अब यहाँ पे देखिए, विद्या में अंत में जो उच्चारण होता है आ, और अर्थी का जो शुरू का वर्ण है यह ओ होता है, यानी आ जोड़ आ, यह आगे चल करके आ हो जाता है। तो आ और आ यह स्वर वर्ण है। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि हुई? तो यह स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरर्थक शब्द है, यानी कि निरर्थक शब्द की परिभाषा यदि हम लोग जानना चाहें, इससे ही स्पष्टता हो जाएगी कि निरर्थक शब्द वैसे शब्द है जिसका कोई अर्थ ना निकले, उसका कोई सटीक अर्थ ना हो, सिर्फ शब्द का निर्माण बनता है, शब्द का निर्माण होता है, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चह, हल, रट। एक ऑप्शन नीचे भी दिया हुआ है, डी नंबर, जिसमें है चल। तो निश्चित रूप से निरर्थक शब्द यहाँ पे पहचान हो चुका है। हल तो एक सार्थक शब्द है, रट यानी कि रटना, यह भी सार्थक शब्द है, और रह नीचे था ऑप्शन नंबर डी में, तो वह भी एक सार्थक शब्द। लेकिन चह, इसे कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो यह निरर्थक शब्द हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, अलंकार का संधि विच्छेद है। अलंकार, तो अलंकार का संधि विच्छेद क्या है? अलम जोड़कार, अलंग जोड़कार, आ जोड़ लंकार, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलंकार का आप संधि विच्छेद करेंगे
तो अलम यहाँ पे हलंत दे के चलिएगा, अलम जोड़ कार, यह अलंकार हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यहाँ से अब हम लोग व्यवहारिक गणित का अध्ययन करेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है, निश्चित रूप से आप इन प्रश्नों को देख करके डायरेक्ट आंसर दे दिए होंगे, कोई कठिन नहीं है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो कर्तव्य है डिटेल करके सभी प्रश्नों को बताने का, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें समय लेकर के आपके प्रश्नों को सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्न देखा जाए। सम संख्या है, तो सम संख्या की परिभाषा आप जान रहे हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। तो 5 में यदि आप 2 से भाग देंगे, पूरी भाग नहीं लगेगा। 6 में देंगे तो 2 तिया 6, यह पूरा कट जाता है, 7 में नहीं लगेगा, 9 में भी नहीं लगेगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, यानी कि 6 एक इस चारों ऑप्शन में 6 सम संख्या है। इसके बाद आगे चले, अगला प्रश्न है 2.003, यानी कि यह ऐसा है 2.003 और गुना करना है 8 से, तो क्या गुणनफल होगा? ऑप्शन दिया हुआ है आपके समक्ष। तो इसका आसान तरीका है, आप दशमलव को हटा दीजिए, तो 203 और 8, सबसे पहले इसका गुना करेंगे तो 8 तिया 24, बाकी 2 हो गया। 8 गुना 0 करेंगे तो 0 और बाकी 2 जुट करके 0 में 2 जुटेगा 2 हो गया। फिर 8 गुना 0 करेंगे, 0 हो गया, और 8 दूनी 16, इतना प्राप्त हुआ। और यहाँ पे देखिए 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो अब आप दाएं से गिनिए 1 2 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा 16.024। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इतना में, यानी एक ये दी हुई है, इसमें 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 3 6 2 5 4 2 8 इतना दिया हुआ है। 5 देखिए इस स्थान पर है, तो 5 लिखेंगे और इसके बाद इधर 3 अंक है 4 2 8, तो 1 2 3 0 लगा देंगे, यानी 5000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3, यानी 1/3 शांत दशमलव है या अशांत? शांत कहने का अर्थ हो गया किसी संख्या में यदि आप किसी संख्या से भाग देते हैं तो वह पूर्णतः समाप्त हो जाती है, कट जाती है, उसका भागफल निकल जाता है, शेष नहीं बचता है, तो उसे शांत कहेंगे। तो यहाँ पे 1/3 संख्या दी हुई है, 1 में 3 से हमें भाग देना है, तो नहीं लगेगा भाग, पॉइंट लगाएंगे, 0 होगा, 3 तिया 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, यानी कि यह इस प्रकार से हमेशा 3 3 यानी पॉइंट 3 3 3 बढ़ते जाएगा। तो यह शांत नहीं हुआ, यानी कि यह अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है सरल करने पर डिपेंड है, यानी सरल करने पर यह आधारित प्रश्न है। 2 + 5 - 7 + 3 - 3 है। तो इसका रूल है कि जो प्लस में है सबसे पहले उसे जोड़ दीजिए। तो 2 जोड़ 5 - 7 जोड़ 3 - 3 है। तो 2 यह प्लस में है, 5 प्लस में है और 3 प्लस में है। तो 5 2 7 और 7 3 10। इसके बाद 7 और 3 माइनस में है, तो 7 3 10 हो गया, 10 में से 10 गया 0 हो गया। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अब हम लोग सिविक्स का कुछ प्रश्न देखेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 29 जनवरी या तो फिर 30 जनवरी है। तो हम लोग जान रहे हैं कि गणतंत्र दिवस
26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, यानी कि इसी दिन से। और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक साल के 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी, 1 अगस्त। तो स्वतंत्रता दिवस भारत की बात की जा रही है, तो यह 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत की आज़ादी मिली थी। तो इसी दिन यानी कि 15 अगस्त को प्रत्येक साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा का सीट है 40, 14, 80 या तो फिर 6 है। तो बिहार में लोकसभा का सीट 40 है। और यहीं पे सबसे अधिक लोकसभा की सीट की संख्या की बात करें तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 सीट है। और बिहार के पड़ोसी राज्य की बात करें झारखंड में, तो लोकसभा की यहाँ पे 14 सीट है। अगला प्रश्न, संवैधानिक प्रधान होता है, यानी कि संवैधानिक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या तो फिर मुख्यमंत्री। तो संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार लिया गया है, यानी कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, यह पूछा गया है। अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से या तो फिर चीन से। तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22, 11 या तो फिर 33 है। तो 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 ली गई है। तो ऑप्शन आपका ए होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा दिया भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या तो फिर डी नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ से हिस्ट्री का प्रश्न प्रारंभ होगा। तो करो और मरो काफ़ी पॉपुलर स्लोगन है, काफ़ी फेमस यह नारा है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, ऑप्शन आपका बी सही है। और यहीं पे भगत सिंह ने भी नारा दिए थे आज़ादी के समय। इनका नारा था इनकलाब जिंदाबाद, इसे याद रखेंगे। और सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इन्होंने नारा दिए थे दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में यदि कही जाए तो इन्होंने भी नारा दिए थे पूर्ण स्वराज, यानी कि यह पूर्ण स्वराज का नारा दिए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, यंग इंडिया, यंग इंडिया हरिजन नवजीवन पुस्तक के लेखक हैं। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, अरविंद घोष, दीनबंधु। तो इन तीनों पुस्तकों का लेखक महात्मा गांधी है, ऑप्शन नंबर ए। यहीं पे रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करें तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखे थे, वह था गीतांजलि। गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद अरविंद घोष की बात करें तो इन्होंने लिखे थे लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन। और दीनबंधु मित्र इन्होंने लिखे थे नील दर्पण, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में चले, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ का संस्थापक था, यानी खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यह गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है,
गुलाम वंश का संस्थापक था, यानी गुलाम वंश की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, शाहजहां या तो फिर औरंगजेब। कमेंट के माध्यम से इसकी जानकारी लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कमेंट में लिखेंगे गुलाम वंश का संस्थापक डैश दे करके हुमायूं, बाबर, शाहजहां या तो फिर चारों में से कौन एक होगा, उसे जरूर आप लिख करके कमेंट के माध्यम से जानकारी दे देंगे। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींची गई थी जो कि सीमांकन को सूचित करता है, सीमा को निर्धारित करता है। कौन सी रेखा है? मैकमोहन, रेडक्लिफ, डुरंड या तो इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमांतर रेखा वह रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और यहीं पे मैकमोहन से संबंधित बात करें तो यह भारत और चीन के बीच खींची गई है। भारत और चीन हो गया। डुरंड में भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड। मैकमोहन भारत और चीन, और भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उर्वरता की दृष्टिकोण से। अब यहाँ से हम लोग कुछ प्रश्न ऐसे देख लेते हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो उर्वरता की दृष्टिकोण से, यानी कि उपजाऊ जो कि फर्टिलाइज है, उसके दृष्टिकोण से अच्छी मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या तो फिर लेटेराइट मिट्टी। तो उपजाऊ के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, जौ, यानी किसी भी प्रकार के फसल को यदि आप लगा देंगे तो काफ़ी उपज होती है इस मिट्टी में। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड कहलाता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2। यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, जिसे शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। यानी 1 और 2 को ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, कर्नाटक। तो भारत में वैसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सड़कों का जाल है? तो यह महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी रेल व्यवस्था कहाँ है? यानी एशिया महादेश में देखा जाए तो कौन ऐसे देश हैं जहाँ की रेल व्यवस्था सबसे उच्च मानी जाती है, सबसे बड़ी मानी जाती है? तो यह ऑप्शन नंबर बी भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न, और अब आगे प्रश्न नहीं है, यही हम लोग कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को। तो निश्चित रूप से इस वीडियो में ऐसे सभी प्रश्नों का संग्रह था जो बहुत इजी था। जिस प्रकार की घोषणा की गई थी कि यह जो परीक्षा होगी इसमें आसान सा प्रश्न पूछा जाएगा। यदि आप इन प्रश्न को नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से सबसे बेसिक स्तर से, सबसे जो ज़मीनी स्तर होता है, वहाँ से आप प्रश्नों को याद करना प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे करके जब इन प्रश्नों को आप याद कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, तो उसके बाद धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ने का प्रयास करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।